Everyone, I welcome you all to today's class. In today's class, we will first try to complete replication of DNA in prokaryotes. Then we will begin with eukaryotes. So, I welcome you all to Unacademy's YouTube channel. I'm Shell, your educator on life science category. Let's begin the session. जैसा कि आप सबको पता है 1 जुलाई से प्राइजेस हाइक होने वाले हैं, तो अब सिर्फ एक दिन बाकी है इसके लिए. ओनली 1 day to go. 1 month के प्राइजेस सेम रहेंगे, 3 months के प्राइजेस सेम रहेंगे, 6 months के देखिए 11,250 से 11,600 हो जाएगा, और 12 months का 13,750 से 14,500 हो जाएगा. 24 months का सेम रहेगा. आपको पता है कि अनअकैडमी की लर्निंग ऐप होती है, आप इसे प्ले स्टोर से ला सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. प्ले स्टोर से डाउनलोड करने से आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, शेल K10. ये कोड यूज़ करने से आप वहाँ के सारे फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ कर पाएंगे, अनलॉक कर पाएंगे. आपको अनलॉक करने के लिए कोड यूज़ करना ही पड़ेगा. तो ये फ्री प्रोडक्ट्स क्या हैं? स्पेशल क्लासेस एंड टेस्ट्स एंड क्विज. ठीक है, ये सब फ्री हैं, आप इन्हें अनलॉक कर सकते हैं ये कोड यूज़ करके. मैं ऐप पे क्लास लेती हूँ 5 PM पे, यूट्यूब पे क्लास लेती हूँ 7 PM पे. यूट्यूब पे डेली होती है, ऐप पे डेली नहीं होती. जब होती है आपको नोटिफिकेशन जाता है. अगर आपने लर्निंग ऐप डाउनलोड किया है तो नोटिफिकेशन जाएगा, तो उस हिसाब से आप अटेंड कर सकते हैं. मैं ऐप पे पढ़ा रही हूँ प्रोटीन, अभी वहाँ पे चल रहा है टाइट्रेशन कर. यूट्यूब में चल रहा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. जो लोग अटेंड करते हैं उन्हें पता होगा. आज हम लोग का रेप्लिकेशन इन DNA खत्म हो जाएगा, उसके बाद यूकैरियोट स्टार्ट होगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन, फिर रिपेयर में जाएंगे, फिर रिकॉम्बिनेशन में जाएंगे, देन पैकेजिंग ऑफ DNA. इस तरह से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन चंक हम खत्म कर लेंगे. ठीक है, अब आपको अगर यूट्यूब की क्लासेस और ऐप की फ्री प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. सब्सक्रिप्शन 2 तरह की है, प्लस एंड आइकॉनिक. प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्लासेस एक ही जैसी होती हैं. डिफरेंस ये होता है कि प्लस के बेनिफिट्स के अलावा आपको आइकॉनिक में एक पर्सनल कोच मिलेगा जो आपको 24/7 आपके डाउट्स क्लियर कर सकता है. प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल मिलेंगे और इंटरव्यू प्रिपरेशंस में हेल्प कराया जाएगा. अब दोनों में फिर ये तो डिफरेंस हो गया, फिर सेम क्या है वो देखते हैं. प्लस में और आइकॉनिक दोनों में यू गेट टू रीड फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स इन लाइव क्लासेस, जहां आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. पूरे कोर्स को स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट कराया जाएगा. एग्जाम से पहले नोट्स को PDF फॉर्मेट में दिए जाएंगे, और बहुत सारे टेस्ट और क्विज आप अटेंड कर सकते हैं जो कि लाइव होंगे. इन सब के अलावा यहाँ पे आपको बस ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. अभी बहुत सारे बैचेस और कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, आप चाहे तो किसी में भी एनरोल हो सकते हैं. ये इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं जिनसे आपको पढ़ने को मिलेगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. ये है सब्सक्रिप्शन के चार्जेस आइकॉनिक के. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हैं, 6 months का चार्ज है 18,000 टोटल, 3,000 पर मंथ. 12 months का चार्ज है 26,000 टोटल, 2,167 पर मंथ. 24 months का चार्ज है 45,000 टोटल, 1,875 पर मंथ. आप अगर EMI में पेमेंट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है. आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा चार्ज या बिना एक्स्ट्रा किसी कॉस्ट के और परेशानी के. चेकआउट के टाइम में आपको सेम वही कोड यूज़ करना है जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा. अब ये प्लस के चार्जेस हैं. प्लस में क्या होता है? 1 month का है 2,900, 3 months का है 6,250, फिर 6 months का है 11,250, 1,875 पर मंथ. 12 months का है 13,750, 1,146 पर मंथ, और 24 months का है 20,000 टोटल, 833 रुपीज़ पर मंथ. यहाँ पे अगर 6 months एंड अबव की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप EMI में पेमेंट कर सकते हैं, नो कॉस्ट. और आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा शेल K10, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा चेकआउट के टाइम में. तो ये थी अनअकैडमी की बातें. अब हम प्रोसीड करते हैं. हाँ, एक और बात, अगर आपको किसी भी एजुकेटर्स के स्लाइड में कुछ भी आपको इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं. एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म में एक
एक फॉर्म है, आप उसको फिलअप करके आप अपनी जो भी आपको इशू लग रहा है किसी भी एजुकेटर के स्लाइड से, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं अनअकैडमी को। आपको प्राइज मिलेगा, एक बक्स बाउंटी इसको कहते हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था, सबसे स्टार्ट पहले किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ का माइस वाला एक्सपेरिमेंट से, जिससे हमें पता चला था कि एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एस माइस से आर माइस में चला गया, जिसकी वजह से आर माइस भी एस बैक्टीरिया से आर बैक्टीरिया में चला गया, जिस वजह से माइस मर गए थे। ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया था ऑसवर्ड लावेरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैककार्टी। इन्होंने बताया था कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए है, आरएनए नहीं है। फिर हमने हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट देखा था, जिसमें ये पता चला कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, वो पक्का डीएनए ही था। मतलब डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल विच इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। फिर हमने देखा था कि रेप्लिकेशन के लिए वी नीड टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, दैट इज डीएनटीपीस। देयर आर 4 वैराइटीज ऑफ डीएनटीपीस। फिर हमने देखा था कि प्राइमर क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है, और एक पेरेंट स्ट्रैंड क्या होता है, और 3 प्राइम OH की इंपॉर्टेंस क्या होती है। 3 प्राइम OH की वजह से डीएनटीपीस कन्वर्ट हो जाते हैं DNMP में, और वो इनकॉर्पोरेट होते हैं। इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। फिर हमने देखा था किस वजह से, मतलब DNMP जैसे बनता है उस वजह से ये वाला प्रोसेस ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हो जाता है, जिससे एनर्जी एक्स्ट्रा देने नहीं पड़ता सेल को। फिर हमने देखा था डीएनए पॉलीमरेज की कुछ स्पेशल क्वालिटीज, 3 क्वालिटीज हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन इज द सम टोटल ऑफ रेप्लिकेटर एंड इनिशिएटर। ये हम समझ चुके हैं बहुत बार, ये रेप्लिकेटर, ये इनिशिएटर। फिर हमने ओरिजिन क्या है वो देखा था। ओरिजिन में यहाँ पे देखा था 3 into 13 मत, और यहाँ पे है ये 5 into 9 मत। इसके अलावा ये सीक्वेंस में कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस भी हैं उनके बीचों बीच, जिन्हें भी इंक्लूड करके उनका मीनिंग भी बताया गया था। फिर हमने देखा था कैसे ओरिजिन होता है प्रोकैरियोटिक डीएनए में। फिर हमने देखा था कि हेलिकेज और हेलिकेज लोडर क्या है। फिर हमने देखा था डीएनए पॉलीमरेज क्या है, कितने तरह के हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 का एक डिटेल्ड डिस्कशन किया था। और फिर उसके बाद हमने कल ओवरऑल पिक्चर देखी थी कि कौन सा एंजाइम कब आता है, कितने एसएसबी प्रोटीन्स आते हैं, कितने हेलिकेज है, कितने हेलिकेज लोडर है, ये सारी चीज़ें, कितने प्राइमेज है, ये सब देखा था। उसके बाद ये देखिए, ये हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 हॉलो एंजाइम के बारे में हमने बात की थी, जिसके पार्ट्स के बारे में बात किया था। फिर उन पार्ट्स के सब यूनिट्स के बारे में बात किया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, यहाँ पे देखिए सब यूनिट्स का पूरा टेबल है। फिर हमने देखा था कि कैसे हेलिकेज लोडर कैसे स्लाइडिंग क्लैंप लोडर स्लाइडिंग क्लैंप को लोड करता है एटीपी को यूज करके। फिर हमने डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर देखा था, पाम डोमेन, फिंगर डोमेन, थंब डोमेन। ठीक है, फिर हमने देखा था प्रोसेसिबिलिटी क्या होती है, और डीएनए पॉलीमरेज 3 ही क्यों यूज होता है, 1 क्यों नहीं। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया पॉलीमराइजिंग साइट डीएनए पॉलीमरेज 3 का, ये हो गया एक्सोन्यूक्लियस साइट। और हमने ये देखा था कि डीएनए पॉलीमरेज 3 में 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस है एक्टिविटी है, जिसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। और अगर कोई भी गलती से ग्रोइंग स्ट्रैंड में गलत डीएनटीपी आ जाता है, तो उसे तुरंत उस स्ट्रैंड को तुरंत इस एक्सोन्यूक्लियस साइट में भेज दिया जाता है, जिस वजह से क्या होता है, अगर डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ एरर भी आ जाता है, तो इसके लिए पॉलीमरेज को स्विच नहीं करना पड़ता। पॉलीमरेज बस अपने एक्टिव साइट को बदल देता है, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटीज की जगह पे, साइट की जगह पे वो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिव साइट को यूज करता है। फिर ये वाला आज हमको पढ़ना है, रिमूवल ऑफ प्राइमर यूजिंग आरएनएज एच। हाँ, फिर हमने प्राइमेज क्या है वो देखा था, प्राइमेज और हेलिकेज के कॉम्बिनेशन को प्राइमोसोम कहते हैं, वो देखा था। फिर हमने देखा था एसएसबी प्रोटीन क्या होते हैं, टोपोआइसोमरेज का बेनिफिट क्या होता है, हमने ये देखा था कि प्रोकैरियोट्स में टोपोआइसोमरेज 1 और 2 के अलावा एक स्पेशल टोपोआइसोमरेज है, जिसको बोलते हैं टोपोआइसोमरेज 2, या स्पेशल टोपोआइसोमरेज 2 का एक स्पेशल वैरायटी है, जिसे बोलते हैं गायरेज। वैसे टोपोआइसोमरेजेस क्या करते हैं, सुपर हेलिकल, अगर सुपर कॉइलिंग डेवलप कर गया तो उसको कट करके ठीक करते हैं। लेकिन टोपोआइसोमरेज 2 या गायरेज क्या करता है, जो पॉजिटिव सुपर कॉइल है उसे तो काट देता है, और तुरंत फिर उसकी जगह पे नेगेटिव सुपर कॉइल इंट्रोड्यूस करता है। तो गायरेज क्या करता है, दूसरों से थोड़ा हटके काम करता है, मतलब टोपोआइसोमरेज 1 और 2 से थोड़ा हटके काम करता है। इसलिए एक स्पेशल टाइप ऑफ टोपोआइसोमरेज 2 है, जिसको हम बोलते हैं गायरेज,
फिर हमने टोपोआइसोमरेज 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, ये भी देखा था। फिर हमने डीएनए पॉलीमरेज 1 देखा था, इसके सब यूनिट्स हैं पॉलीमराइजेशन सब यूनिट, जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन करता है। एक्सोन्यूक्लियस 5 प्राइम से 3 प्राइम, और प्रूफ रीडिंग 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 इज द ओनली डीएनए पॉलीमरेज विच हैज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है, जिसकी वजह से इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द रिमूवल ऑफ प्राइमर, जो हम देखेंगे। फिर हमने ये ओवरऑल पिक्चर को दो क्लास में समझा था बहुत अच्छे से, कितने कोर पॉलीमरेज होंगे, कितने क्या होंगे। फिर हमने देखा था कि प्राइमोसोम क्या होता है, ये देखिए क्लैंप लोडर क्लैंप को लोड कर रहा है, ये सारी चीजें। रेप्लिजोम क्या होता है, हमने 3 वर्ड्स देखे, रेप्लिकेटर, रेप्लिजोम, सॉरी हमने देखा रेप्लिकॉन, रेप्लिजोम एंड प्राइमोसोम, हमने इतने 3 वर्ड्स देखे थे, 3 वर्ड्स का मीनिंग देखा था। फिर अब बहुत सारी चीजें हैं जो रह गई थी, अब उसे हम देखते हैं एक एक करके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये आज तक की क्लास का ब्रीफ था। तो पहले प्राइमर रिमूवल देख लेते हैं। आई थिंक मैं अब लाइव हूँ, कुछ नेटवर्क इशू हो गया था शायद। सुनाई दे रहा है ना, अब दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? ऋषिकेश, आपका डाउट क्लियर हुआ या उस समय में नेटवर्क चला गया था? आपका डाउट क्लियर हुआ ना, या नेटवर्क चला गया था बेटा? तो रेप्लिकेशन पहले होता है, फिर रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, क्या होता है, हम पढ़ेंगे। अभी ये सीरीज के बाद हम डीएनए रिपेयर में एंटर करेंगे, फिर रिकॉम्बिनेशन, फिर इस तरह से हम पढ़ते रहेंगे। ओके ऋषिकेश, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, रिमूवल ऑफ प्राइमर, कल हमने देखा था रिमूवल ऑफ प्राइमर, या तो आरएनएस, ये एन कैपिटल होगा, आरएनएस एच की वजह से हो सकता है स्टार्ट, लेकिन अगर इस मेथड से हो रहा है तो आरएनएस एच के साथ में डीएनए पॉलीमरेज 1 का भी रोल आएगा ही आएगा, ठीक है। या तो फिर सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज ही अकेला कर पाता है प्राइमर रिमूवल, ठीक है। हाँ बेटा, नेटवर्क चला गया था, कुछ हो गया था अचानक से। तो अच्छा, तुमने समझा ना, ठीक है। तो आरएनएस अगर मतलब रिमूवल ऑफ प्राइमर दो तरह से हो सकता है, या तो आरएनएस एच की वजह से स्टार्ट होगा और डीएनए पॉलीमरेज 1 उसमें हेल्प करेंगे, नहीं तो सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 उसमें, खाली डीएनए पॉलीमरेज 1 की वजह से होगा। तो पहले हम ये वाला प्रोसेस देख लेते हैं, आरएनएस एच और डीएनए पॉलीमरेज 1 के कॉम्बिनेशन की वजह से कैसे होता है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 1 की वजह से कैसे होता है, फिर तुरंत हम टर्मिनेशन देख लेंगे। इसके बाद 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है जो मैं बताऊंगी ओवर, और उसके बाद हम पूरा खत्म कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा है टेम्पलेट स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम कैसा है, देखिए ऐसे अगर करेंगे तो ये ऊपर वाला मैं यहाँ बना दी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग लेट्स सपोज इस तरफ है, डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग इस तरफ है, तो प्राइमर कहाँ लगेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में प्राइमर यहाँ लगेगा, और 3 प्राइम से 5 प्राइम में प्राइमर यहाँ लगेगा, है ना। तो ये हमें 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला ऐसा क्यों दिखाया गया है, एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है, रुकिए, यहाँ पे और डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग है इस तरफ की,
ये हो गया हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम, और ये हो गया हमारा 3 प्राइम से 5 प्राइम। यहाँ पे एक प्राइमर लगा और ये कंटिन्यूसली सिंथेसिस किया, जब जब खुलेगा तब तक सिंथेसिस होगा। और यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम में हाँ 5 प्राइम यहाँ पे है। ओके, आपको तो ये वाला पता है ना, मैंने समझाया था पिछली क्लास में। अगर ऐसा हम देख लेते हैं तो ये हो गया अगर 5 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम, ये हो गया 5 प्राइम। डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग इसको अगर करेंगे तो कौन सा लीडिंग होगा, कौन सा लैगिंग होगा? ये 5 है तो यहाँ पे 3 होगा हमारा प्राइमर, ठीक है। यहाँ पर 3 होगा और 3 प्राइम से 5 प्राइम प्राइमर यहाँ पे होगा, और यहाँ पे 3 प्राइम से 5 प्राइम है तो यहाँ पे प्राइमर होगा, है ना। चलिए ये कैसे हो रहा है, तो ये डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग इस तरफ है, मतलब ये ओपन करके यहाँ से जा रहा है। अब इसका फॉर्क गलत बन गया, फॉर्क बनाती हूँ, रुकिए। हाँ ये है डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग, अगर ये पिक्चर के हिसाब से मैं कर रही हूँ, ये डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग है। ये है 5 प्राइम से 3 प्राइम और ये है 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है। तो ये वाला है हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये तो इतना खुला तो इतना सिंथेसिस होगा, फिर जितना खुलेगा आगे बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे प्राइमर लगेगा, इतना सिंथेसिस होगा, फिर ये और खुलेगा, फिर प्राइमर लगेगा, इतना सिंथेसिस होगा। तो इस वजह से यहाँ पे ये प्राइमर को हटाना जरूरी है, ठीक है। प्रिंसु बेटा गुड इवनिंग। तो प्राइमर को जो हटाना जरूरी है, यहाँ पे चेक करते हैं, ये हमारा ग्रीन वाला प्राइमर है, ठीक है। यहाँ पे ये प्राइमर रिमूव होगा बाय द एंजाइम RNase H। RNase H, व्हाट इज RNase H? RNA को जो डिस्ट्रॉय कर सके या काट सके, क्लीव कर सके, एंड H का फुल फॉर्म है हाइब्रिड। यहाँ पे देखिए DNA है, ये DNA है, ये RNA है, ये दोनों जो है ये क्या है, हाइब्रिड बना रहा है कि नहीं? हाइब्रिड हुआ हमारा DNA और RNA, और यहाँ पे इस RNA को क्लीव करना है, कौन क्लीव करेगा? RNase H, ठीक है। इसलिए RNase H को इस तरह से नाम दिया गया है। RNase H रिमूव्स समटाइम्स RNase H और DNA पॉलीमरेज की वजह से रिमूव हो सकते हैं, नहीं तो सिर्फ DNA पॉलीमरेज 1 की वजह से रिमूव होते हैं। अब इस प्राइमर को यहाँ से रिमूव करना है बाय द यूज ऑफ RNase H। अब ये क्या करेगा, देखो ये वाला यहाँ से कट करके खा के गया RNA को, लेकिन ये लास्ट वाला RNA का टुकड़ा रह जाता है, क्योंकि RNase H क्या करता है, ध्यान से सुनेंगे। RNase H क्या करता है, इट हैज द कैपेबिलिटी टू रिमूव RNMPs बिटवीन 2 RNMPs। मतलब क्या हो गया, ये DNA है, ये DNA है, ये RNA है, प्राइमर है ना। अब इस प्राइमर को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो कैसे होगा, शुगर OH H बेस फॉस्फेट, ठीक है ना। ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है। तो देखिए वो यहाँ से कट करना शुरू करेगा, खाना शुरू करेगा, कट करेगा, लेकिन जैसे वो लास्ट में पहुंचेगा वो लास्ट वाले को कट नहीं कर पाएगा। यही प्रॉब्लम है RNase H के साथ में, कि RNase H जो लास्ट वाला RNMP है उसको कट नहीं करता है, पहले वाले को कर पाता है, लेकिन लास्ट के लिए वो नहीं कट कर पाता है, क्योंकि इट ओनली क्लीव्स इन बिटवीन 2 RNMPs। मतलब देखो यहाँ पे एक RNMP है लास्ट वाला, फिर से उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, इस तरह से बहुत सारे RNMP लगे हैं, वो बस लास्ट वाला नहीं कट कर पाता है, ये बात याद रखना। यहाँ पे देखो ये लास्ट वाला बच गया, यहाँ पे लास्ट वाला RNMP बच गया, ठीक है। RNase H ने गैप क्रिएट कर दिया, ठीक है, बट दिस गैप इज इनकम्प्लीट बिकॉज लास्ट RNMP इज लेफ्ट। RNMP मतलब यही OH H बेस
फॉस्फेट, ठीक है। सुमन हेलो बेटा। तो ये वाला RNMP रह गया, गैप क्रिएट हो गया। अब क्या होगा? अब RNase H अब कुछ नहीं कर पाएगा, अब सीधे आएगा DNA पॉलीमरेज 1। आपको पता है DNA पॉलीमरेज 1 का 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, और 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है। मतलब क्या है? नौशीन, ओके बेटा देख लेते हैं एक बार। देखो ये प्राइमर है, ये हमारा लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। ये हो गया हमारा लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट, पैरेंटल स्ट्रैंड। ये हमारा लैगिंग स्ट्रैंड है, ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है। ये जो है, ये जो ग्रे कलर का है, ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स मतलब DNA है, और ये ग्रीन वाला RNA है। अब यहाँ पे जो रिमूवल ऑफ प्राइमर हो रहा है, दैट इज ड्यू टू RNase H एंड DNA पॉलीमरेज 1। RNase H आया, वो यहाँ से क्लीव करना स्टार्ट करेगा, कट 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 करेगा, ठीक है। लेकिन वो लास्ट वाला नहीं कर पाता है, ठीक है। अब ये लास्ट वाला नहीं कर पाएगा, वो छूट गया। अब आएगा 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। कौन सा 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस किसका आएगा वो चेक कर लेते हैं एक बार। पहले DNA पॉलीमरेज 1 के बारे में एक बार देखते हैं। जैसे समझ लीजिए ये हमारा पेरेंट स्ट्रैंड है, ये है डॉटर स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। समझ लीजिए यहाँ पे कुछ एक बेस पे, यहाँ पे एक बेस गलत है, यहाँ पे A है, यहाँ पे समझ लीजिए U है, ठीक है। तो इसको अगर कट करके हटाना है तो इस कट करके एक्टिविटी, हटाने वाले एक्टिविटी को कहा जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। इसको पहले अच्छे से समझिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या मैं बोल रही हूँ? अगर समझ लीजिए ये हमारा एक स्ट्रैंड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है, और ये 5 प्राइम में एक गलत न्यूक्लियोटाइड आ गया है, तो ये जो गलत न्यूक्लियोटाइड आ गया है, इसको अगर इस प्राइम से कट करके हटाएगा तो उसे कहा जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस मतलब जो DNA के एंड्स में कट कर सके। अब यहीं पर देखते हैं, 3 प्राइम से 5 प्राइम अगर हमारा DNA है, और यहाँ पे है 5 प्राइम से 3 प्राइम, यहाँ पे कुछ गलत हो गया, इसको कट करके हटाया, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इसको कहा जाता है प्रूफ रीडिंग, ठीक है। ये से अच्छे से समझिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ये है हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये है हमारा 3 प्राइम से 5 प्राइम प्राइमर। अब इस प्राइमर को एक्सटेंड करेगा DNA पॉलीमरेज 5 प्राइम से आगे, इसको कहा जाएगा 5 प्राइम, सॉरी गलत हो गया, एक सेकेंड, ये डायरेक्शन गलत हो गया। हाँ, ये समझ लीजिए है 3 प्राइम से 5 प्राइम, यहाँ पे हमारा प्राइमर है 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है। यहाँ पे एक्सटेंशन कर रहा है DNA पॉलीमरेज, कोई भी DNA पॉलीमरेज, इसको कहा जाएगा पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, दैट इज 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। तो 3 चीज देखा, 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किसको कहते हैं, 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किसको कहते हैं, और 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी किसको कहते हैं। ये 3 चीजें क्लियर हैं, ये 3 चीजें क्लियर हैं। अगर ये 3 चीजें क्लियर हैं तो आपको ये भी पता है DNA पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। 3 के पास क्या है, 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन। 2 के पास क्या है, 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, इट हेल्प्स इन DNA रिपेयर। 1 के पास क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एंड 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। ये तो सबको पता है। पहले इसको चेक कीजिए एक बार, और इसको अपनी कॉपी में फटाफट लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए एक करके, देन ये, देन ये। मैं एक एक करके जूम करके एक एक सेकंड के लिए रख देती हूँ, फिर आप मुझे रिप्लाई कर देना कि समझ में आया कि नहीं। देखिए ये वाला 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस का मीनिंग, 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन की मीनिंग, 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस का मीनिंग, और 1 2 3। ये कभी भूलना नहीं है, इसे हमेशा याद रखना है। इसीलिए पॉलीमरेज 1 इज वेरी स्पेशल, बट पॉलीमरेज 1 जो है वो बहुत देर तक रहता नहीं है DNA से, वो सिंथेसाइज करता है, जल्दी से गिर जाता है, यही प्रॉब्लम है। सुमन एक बार और रिपीट कर दीजिए। ओके बेटा,
देखो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। हम 1, 2 एंड 3 के बारे में पढ़ेंगे, बाकी का स्पेशल फंक्शन है उसके बारे में हम ध्यान नहीं देंगे अभी। 1, 2 और 3 पॉलीमरेज हैं। 3 पॉलीमरेज यूज होता है सारा रेप्लिकेशन होने के लिए। 2 यूज होता है डीएनए रिपेयर करने के लिए, मतलब अगर डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में, सुनो 2 तरह से होता है, डीएनए रेप्लिकेशन टाइम में भी गलत बेस पेयर को हटाया जाता है। जैसे यहाँ पे ए था तो यू आ गया, तो इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। और रेप्लिकेशन एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर भी कोई गलती अगर रह जाती है तब हम करते हैं डीएनए रिपेयर, हमारा सेल करता है डीएनए रिपेयर। तो डीएनए रिपेयर में 2 ही हेल्प करता है। अब 1 क्या है, 1 हमेशा प्राइमर को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। तो प्राइमर तो आपको पता है, जो जिस मटेरियल हमेशा प्राइमर 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में रहता है और 3 प्राइम से डीएनए बनाया जाता है, ये आरएनए होता है। तो जब सारा रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है और इसी आरएनए की वजह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, इन आरएनए को हटाना पड़ता है। ये काम करता है पॉलीमरेज 1, ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 में कुछ क्वालिटीज हैं। क्या क्या? डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो क्या करता है, अगर ये हमारा, समझ लीजिए ये हमारा डीएनए है 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो यहाँ पे प्राइमर लगेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम और इसको ये डीएनए बनाएगा इस प्राइमर की वजह से। इस एक्टिविटी को, मतलब डीएनए बनाने को आरएनए की वजह से, आरएनए से डीएनए बनाने की कैपेबिलिटी को कहते हैं पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। बस इतना ही समझो। मतलब क्या है, जब भी रेप्लिकेशन होता है हमें प्राइमर चाहिए था दोनों स्ट्रैंड में, लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट के लिए भी और लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट के लिए भी। जो प्राइमर होता है उस आरएनए से ही डीएनए बनता है। तो जो डीएनए बना रहा है उसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। और पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी सिर्फ एक तरह की होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम। क्यों? क्योंकि अगर इसमें और जगह नहीं है, मैं इसको रब कर लेती हूँ और एक स्लाइड में चले जाते हैं। अगर ये दोनों हमारा डीएनए है, ये है 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये है 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये दोनों पेरेंट स्ट्रैंड है। अब इनको टेम्पलेट बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इनसे रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है। तो मैंने आपको बताया प्राइमर हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम में ही होता है, उसका डायरेक्शन। अगर उसका 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का 3 में लगेगा, वो यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा एक प्राइमर 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब इससे सिंथेसिस होगी डीएनए की। प्राइमर आरएनए है, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम में जो डीएनए बढ़ रहा है, तो ये क्या कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? 5 प्राइम से 3 प्राइम में ही ना हो रहा है पॉलीमराइजेशन। डीएनए बनाने को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। किससे? आरएनए से। देखो बेटा, ये आरएनए का अगर 5 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है ना, सॉरी ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है ना, यहाँ भी डीएनए का 5 प्राइम एंड है, लास्ट वाला 3 प्राइम एंड है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे डीएनए का ये वाला जो होगा ना, ये वाला एंड 5 प्राइम कहा जाएगा, ये 3 प्राइम कहा जाएगा, क्योंकि जो सबसे एक्सट्रीम एंड है वो 5 है, बाद वाला 3 है। तो हम किसी भी पॉइंट को अगर ढूंढेंगे, अगर समझ लीजिए मैं इस पॉइंट का डायरेक्शन आपको पूछूंगी, तो आप कैसे पता करेंगे इस पॉइंट का डायरेक्शन क्या है? तो इसमें 2 एंड्स हैं, ये एंड 1 है, ये एंड 2 है। एंड 1 का डायरेक्शन पता करने के लिए आपको उसके पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ अगर उसके पीछे देखेंगे कि एंड 1 का डायरेक्शन क्या है 5, एंड 2 का डायरेक्शन क्या है 3, तो किसी भी पॉइंट का डायरेक्शन इस तरह से पता किया जाता है। तो पॉलीमराइजेशन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है और ये कैपेबिलिटी 1 और 3 दोनों में है। हो गया, जो कि पीछे हमने देखा। तो पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब इसके अलावा और भी 2 एक्टिविटीज होती हैं जिसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस कौन से एंजाइम्स होते हैं? वो जो डीएनए के बीच में कट कर सकते हैं। समझ लीजिए यहाँ पे कट करके हटाना है इसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस, और इसका यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है? तो एक्सोन्यूक्लियस होता है जो कि डीएनए के बीच में नहीं, डीएनए के एंड में कट करता है। जैसे कि हमने यहाँ कट किया, क्योंकि यहाँ पे 5 प्राइम पोजीशन में ए था टेम्पलेट में, तो यहाँ पे आना चाहिए था टी, लेकिन यहाँ पे आ गया यू, तो इस यू को काट के हटाना है। इस यू को काट के हटाना है, तो ये कट कहाँ हो रहा है? एंड में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? 5 प्राइम में एंड में हो रहा है, 5 प्राइम एंड में हो रहा है। उसको कहा जाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस।
वैसे ही यहाँ पे देखो एक गलत न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे लगा है एंड में, इसको कट करके हटाना है। किस एंड में लगा है? 3 प्राइम में। तो और ये डायरेक्शन क्या है? 3 प्राइम से 5 प्राइम। इसको कहा जाएगा एक्सोन्यूक्लियस। वही फिर से खाली इसको कहा जाता है प्रूफ रीडिंग, इसका प्रूफ रीडिंग नाम नहीं है। इसको प्रूफ रीडिंग क्यों कहा गया है? तो ये वाली जो एक्टिविटी होती है ये भी डीएनए पॉलीमरेज ही कर रहे हैं। सिंथेसाइजिंग, अगर सिंथेसाइज का काम, सिंथेसिस का काम डीएनए करता है, पॉलीमराइजेशन का काम डीएनए करता है, तो प्रूफ रीडिंग का काम भी डीएनए करता है। तो ये जो प्रूफ रीडिंग काम है ये साथ साथ होता है। जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज है ये हमारा, और यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ एक्टिव साइट है पॉलीमराइजेशन की, सिंथेसिस होके जा रही है। यहाँ पे साइट है प्रूफ रीडिंग की। अगर बाई चांस यहाँ पे गलती हो गई तो उसको तुरंत यहाँ भेज दिया जाता है। किसको भेज दिया जाता है? ऐसे सेट को भेज दिया जाता है। 3 प्राइम, क्योंकि हमेशा सिंथेसिस किस डायरेक्शन में हो रहा है? देखो आप खुद ही देखो, 5 प्राइम से 3 प्राइम में सिंथेसिस हो रहा है। यहाँ भी देखो 5 प्राइम से 3 प्राइम में सिंथेसिस हो रहा था, गलत मिल गया, वहां पे काटा जाता है। तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज 3 के पास होती है, क्योंकि वो सिंथेसिस भी उसी डायरेक्शन में कर रहा है, और उसी डायरेक्शन में अगर कोई गलती से उसने एक ए, यहाँ पे जैसे कि ई है, यहाँ पे ए लाना चाहिए था, उसने गलती से सी ला दिया, गलती से पॉलीमराइजेशन करते करते, क्योंकि देखिए पॉलीमराइजेशन इसी डायरेक्शन में हो रहा है। अब यहीं पे देखते हैं, जैसे कि ये पॉलीमराइजेशन हो रहा है, यहाँ ए है, यहाँ वो सी ले आया गलती से, उसी वक्त वो वहीं रुक जाएगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर आगे बढ़ा तो वो ना अनपेयर्ड बेसिस बनाएगा, पेयरिंग नहीं करेगा उनके बीच में, ठीक है। अब क्या होगा? तुरंत वो पॉलीमराइजेशन साइट से प्रूफ रीडिंग साइट में आ जाएगा। दोनों साइट एक साथ होते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3 में। तो यहाँ पे जैसे उसने गलती कर दी, उसको एहसास हो गया मुझसे गलती हो गई, तुरंत वो डीएनए को यहाँ भेज देता है, मतलब इसको यहाँ पे तुरंत भेज देता है। अब वहां पे वो पॉलीमराइजेशन ना करके एक्सोन्यूक्लियस का काम करता है, मतलब उसको कट कर देता है, मतलब वो क्या काम करता है? प्रूफ रीडिंग का। तो ये दोनों क्वालिटी 3 में है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 3, 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन, 3 प्राइम से 5 प्राइम। एक सेकेंड कहाँ गया? हे भगवान, हाँ देखिए देखिए मैं जूम कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए सिंथेसिस इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए बोलते हैं उसको 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन। लेकिन कट तो इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। मेरा ये वाले मेरे मार्कर का हाथ देखेंगे, कट इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, सिंथेसिस इस डायरेक्शन में हो रहा है ना। कट किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में, जहां मेरा स्लाइड जा रहा है। पॉलीमराइजेशन इस डायरेक्शन में, इसलिए पॉलीमराइजेशन को कहा जाता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, क्योंकि पॉलीमराइजेशन फॉरवर्ड हो रहा है। लेकिन कट कहाँ हो रहा है? जहां गलती हो गई वो पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, इसलिए 3 प्राइम से 5 प्राइम कट कहा जाता है, या एक्सोन्यूक्लियस कहा जाता है, या प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। तो 3 के पास 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, देखिए 3 प्राइम से 5 प्राइम वो पीछे गया, रुक गया, पीछे गया, और 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन, ये वाला, ठीक है। ये तो हो गई 3 की बात। अब 2 की बात आती है। 2 डीएनए रिपेयर में हेल्प करता है, जैसे 4 और 5 का अलग अलग एक्टिविटी है, वैसे 2 डीएनए रिपेयर में हेल्प करता है। ये हम डीएनए रिपेयर में देखेंगे। इसके अलावा 2 के पास भी ये वाली क्वालिटी है, लेकिन इसको हमारा सेल यूज नहीं करता, ये ऐसे ही रहता है। 3 यूज करता है। अब 1 क्यों यूज होता है? तो 1 के पास एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है, कौन सी? यहाँ पे देखिए 3 प्राइम से 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग। ये इसको प्रूफ रीडिंग नहीं बोलते हैं, याद रखना। प्रूफ रीडिंग सिर्फ इसको बोलते हैं क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है बनाने के साथ साथ में वो चेक करता है कि गलती तो नहीं हुई, एक बार रीडिंग करता है, सब ठीक तो है, ठीक है। तो इसके लिए प्रूफ रीडिंग इसको कहा जाता है। लेकिन 5 प्राइम से 3 प्राइम जो एक्टिविटी है उसको एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ही कहा जाता है। क्यों? यहाँ पे देखिए सिंथेसिस तो इस डायरेक्शन में होती है, मेरा जहाँ पे हाथ जा रहा है मेरा मार्कर का, लेकिन कट होने के लिए पीछे आना पड़ता है। तो कट होने के लिए किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये हो गया 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। आया गया समझ में? तो 1 के पास 3 के जैसे 2 क्वालिटीज हैं, 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन, 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है
5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, जिस वजह से ये बहुत अच्छा मटेरियल है प्राइमर को रिमूव करने में। क्यों, अभी देखेंगे। और ये क्यों नहीं यूज होता है, अगर इतना ही अच्छा है ये प्राइमर भी रिमूव कर देगा, है ना। देखो 1 और 3 में डिफरेंस क्या है। 3 प्राइमर रिमूव नहीं कर सकता, वो सिंथेसिस कर सकता है, पीछे आके गलती चेक कर सकता है। लेकिन 1 प्राइमर सिंथेसिस कर सकता है, पीछे आके गलती चेक कर सकता है, साथ ही साथ प्राइमर भी रिमूव कर सकता है। क्यों ना हम 1 को यूज करें, क्यों 3 को यूज करें। इसलिए 1 को यूज नहीं करते हैं क्योंकि 1 काम करके फटाक से गिर जाता है, वो ज्यादा देर तक हमारे टेम्पलेट और प्राइमर के साथ में लगे हुए नहीं रहता है। मतलब वो एक बार में बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड नहीं लगा पाता है, मतलब उसकी प्रोसेसिविटी बहुत बहुत कम है। 3 की प्रोसेसिविटी बहुत ज्यादा है, मतलब 3 एक बार अगर चढ़ गया तो वो काम खत्म करके ही उतरेगा। आ गया समझ में। इसलिए 1 यूज करते हैं, 3 यूज नहीं करते हैं। क्लियर हो गया सबको। ये बात प्लीज मत भूलना, पूरा रेप्लिकेशन भूल जाना, डज नॉट मैटर। 2 बातें याद रखना रेप्लिकेशन का, पॉलीमरेज 3 का होलो एंजाइम के सारे सब यूनिट्स, और ये वाली बातें 1, 2 और 3 के कंपैरिजन, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं। ये दोनों कभी मत भूलना, डीएनए पॉलीमरेज 3 को मत भूलना और ये मत भूलना, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं ज्यादातर इसमें से आता है। सबको समझ में आया। क्लियर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, भले नहीं लिख पाए तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए इफ यू वांट। अब हम प्राइमर रिमूव करके देखते हैं। डन एवरीवन डन। मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, ये स्लाइड को इरेज कर रही हूँ सारे। ओके नौशीन, थैंक यू बेटा। चलिए अब इसको एक बार देख लेते हैं जूम करके, उसके बाद एक एक करके इसका स्टेप्स देखेंगे। देखिए पहले क्या हो रहा है। ओके प्रिंसू, नौशीन, थैंक यू। चलो ये हमारा टेम्पलेट है, ये आरएनए प्राइमर है, ये डीएनए है, ये डीएनए है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो डीएनए है ये तो अच्छी बात है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट है। ये आरएनए की वजह से प्रॉब्लम है, अगर इस तरह से हम आरएनए छोड़ देंगे तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमें आरएनए को हटाना होता है। आरएनए को हमारा सेल हटाता है, कैसे हटाता है, बाय द यूज ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज आरएनएज एच, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसमें हम आरएनएज एच और डीएनए पॉलीमरेज 1 दोनों को यूज करेंगे। ऐसा भी प्रोसेस होता है जिसमें सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 की वजह से हो जाता है, दोनों में से एक हो सकता है। अब हम देखते हैं, ठीक है। देखो आरएनएज एच क्या करता है, सारे आरएनटीपी को हटाता है। आपको पता है डीएनए में डीएनटीपी होता है जो कि डीएनएमपी में कन्वर्ट होता है, और आरएनए में आरएनएनटीपी होता है जिसको आरएनएमपी में कन्वर्ट किया जाता है। अगर आप लोग नए हैं, पहली बार आए हैं इस क्लास में, तो पुराना क्लास एक बार चेक कर लेंगे, उसमें ये सब क्लियर बताया गया है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये आरएनए वाले हट रहे हैं, सारे आरएनए को खा जा रहा है। कौन खा जा रहा है, आरएनएज एच, इसलिए इसका नाम है आरएनएज एच। आरएनए को खाने वाला हाइब्रिड से, किस हाइब्रिड से, डीएनए आरएनए डीएनए का हाइब्रिड। जहां पे भी हाइब्रिड दिखता है ये आके वहां पे सारे आरएनए को चबा जाता है, खा जाता है, हटा देता है। एक लास्ट वाला छूट जाता है, उससे नहीं कर पाता वो इसको, ठीक है, क्योंकि इसके तुरंत बाद डीएनए होता है। यहाँ पे तो ये यहाँ से स्टार्ट करता है इसलिए खा पाता है, लेकिन इसके तुरंत बाद डीएनए होता है, वो इसको नहीं पहचान पाता, इसको नहीं खा पाता। यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया। अब इस गैप को किससे भरना है, डीएनए से भरना है। कौन भरेगा, आरएनएज एच नहीं भरेगा, आरएनएज एच सिर्फ खाएगा। भरेगा कौन, आ गया हमारा हीरो या हीरोइन, डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। अब मैं इसको जूम आउट करके आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे करेगा वो। चलिए, ये हो गया हमारा 3 प्राइम, ये हो गया हमारा 5 प्राइम, ये हो गया लास्ट वाला आरएनटीपी, ठीक है, और फिर ये हो गया हमारा आरएनएमपी मतलब, और ये फिर हो गया हमारा डीएनए 3 प्राइम से 5 प्राइम। अब आएगा हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1 सेवियर, ये सारा काम कर देता है, मल्टीपर्पज है। इसके पास क्या एक्टिविटी है, पॉलीमराइजेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम। देखिए यहाँ पे
ये पॉलीमराइजेशन करेगा क्या? नहीं, सबसे पहले तो ये क्या करेगा, इसको, ये लास्ट वाले को हटाएगा। ये सबसे बुरी बात है, इसको नहीं हटाएगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये अपना एक्सोन्यूक्लियस के जादू को यूज करेगा। कौन सा एक्सोन्यूक्लियस यूज करेगा, कोई बताएगा? जल्दी बताएगा। संदीप बेटा, मेरा वाला ड्रॉ किया हुआ नहीं दिख रहा है क्या? पहले ये वाला एक बार चेक कर लीजिए, तब तक बाकी लोग मुझे आंसर कीजिए एक्सोन्यूक्लियस कौन सा यूज होगा। ये देखिए, ये टेम्पलेट है, ये वाला प्राइमर है, ये आरएनए प्राइमर है ग्रीन वाला, ये दोनों डीएनए है। आरएनएज एच क्या करेगा, ये फर्स्ट है इसलिए इसको खा के जल्दी जल्दी जाएगा, लेकिन लास्ट वाले को नहीं खा पाएगा क्योंकि उसके तुरंत बाद डीएनए है, वो रह जाएगा। आरएनएज एच का इतना काम है। आरएनएज एच ने एक गैप क्रिएट कर दिया, लेकिन ये इम्परफेक्ट गैप है क्योंकि इसमें एक आरएनए का मॉलिक्यूल वो छोड़ दिया है, एक आरएनए का शुगर उसने छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है उसने आरएनए का? एक ये छोड़ दिया है OH B, ये फॉस्फेट, और ये तो ऊपर, सॉरी ये ऊपर ये वाला और ये ऊपर डीएनए से जुड़ा हुआ है, डीएनए के शुगर से, मतलब H बेस, ये इस लास्ट वाले प्रॉब्लम को छोड़ दिया है। तो अब आएगा डीएनए पॉलीमरेज 1। आरएनएज इतना काम करके चला जाएगा अधूरा मधुरा, उसको क्लियर करेगा हमारा आरएनएज डीएनए पॉलीमरेज 1। तो कौन बताएगा मुझे डीएनए पॉलीमरेज 1 कौन सा जादू यूज करने वाला है यहाँ पे? डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास 3 मैजिक ट्रिक्स है। क्या क्या? पॉलीमराइजेशन 5' to 3', एक्सोन्यूक्लियस 5' to 3', एक्सोन्यूक्लियस 3' to 5'। यहाँ पे वो क्या यूज करेगा, सोच समझ के बोलिए। हमें इस लाल वाले पॉइंट को हटाना है, कौन सा एक्सोन्यूक्लियस वो यूज करेगा, कौन सा एक्सोन्यूक्लियस वो यूज करेगा? आप लोग नहीं समझे, क्यों गलत हो रहा है? 3' to 5' कैसे होगा? वो तो इसको खाएगा ना, इस पॉइंट पे खाएगा। ये पॉइंट क्या है? 5। इसको खा के वो कहाँ घूमेगा? पीछे घूमेगा। तो 5' से 3' नहीं यूज करेगा वो। गलती हो गई आप लोगों से, पहले मुझे बोलिए आप समझे हैं या नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट ये 5' तो 3' यूज करेगा ना, इसलिए ही डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास ये स्पेशल क्वालिटी होती है जो 3 के पास नहीं है। नहीं तो यहाँ पे 3 आ जाता और वो आराम से काम करके ये इसको भी बना के चला जाता, लेकिन वो क्यों नहीं आया? क्योंकि वो 5' में गलती को सुधार ही नहीं सकता। यहाँ पे तुरंत 1 आएगा और वो 5' से 3' की डायरेक्शन में घूमने लगेगा, चेक करेगा कहाँ गलती है। हो गया ना? सबको समझ में आया? संदीप समझ में आया ना आप सबको? नौशीन आपको समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया? नौशीन समझ में आया? प्रिंसू समझ में आया? ऋषिकेश अगर देख रहे हो तो सुमन समझ में आया? फाइव से 3 खाएगा, सबको समझ में आया तो? यस, सबको समझ में आया तो? सबको समझ में आया तो? मैं एक्चुअली जूम आउट करने के टाइम में लिख नहीं सकती, पहले मैं इसमें लिखती हूँ फिर जूम आउट करके एक बार और बात करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये 5' से 3' में खाएगा, इसको हटा देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास क्या बचेगा? 3' से 5', फिर बचेगा हमारे पास 3' से 5'। कंप्लीट गैप। पहले क्या था? इनकम्प्लीट गैप था, आरएनएज एच ने गलती करके भाग गया था। अब क्या होगा? अब फिर से आएगा डीएनए पॉलीमरेज 1 हमारा सेवियर। अलका थैंक यू, सबको समझ में आया ना? चलो ठीक है। अब फिर हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा जो कि हमारा सेवियर है। यहाँ पे 3 क्यों नहीं आएगा? समझ में आया? 3 क्या कर सकता है? 3 ऐसे काम कर ही नहीं सकता। 5' से 3' वो घूम ही नहीं सकता, वो पीछे घूम के कट कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ 3' से 5' घूम सकता है। यहाँ पे अगर समझ लीजिए यहाँ कोई कट होता ना, जैसे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम अगर होती, देखिए ध्यान दीजिए, मैं इसको एनलार्ज करके दिखाती हूँ। अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम होती ना तो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 भी आ सकता था, यहाँ से कट करके हटा देता और एक कट करने के लिए पीछे घूमता, किस डायरेक्शन में घूम जाता? 3' से 5'। लेकिन यहाँ पे जो कट कर रहा है, इसको कट जो करना है, तो ये 3' से 5' है, वो पीछे घूम रहा है किस डायरेक्शन में? 5' से 3' में घूम रहा है। ठीक है चलिए, अब आएगा हमारा सेवियर। आ तो गया, एक्सोन्यूक्लियस तो आ चुका है पहले से, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज 1 आ चुका है, उसने अपना एक हथियार यूज कर लिया। अब वो अपना दूसरा हथियार यूज करेगा। क्या करेगा? गैप को फिल करेगा। ठीक है, गैप और निक मैंने कल भी समझाया था, आज भी बता दूंगी। अब वो अपने गैप को फिल करेगा। कैसे फिल करेगा देखते हैं। यहाँ पे देखिए,
डीएनए पॉलीमरेज 1 ने अपने एक्सोन्यूक्लियस वाले हथियार को यूज किया, अब वो अपने पॉलीमराइजेशन वाले हथियार को यूज करेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। और ये बात याद रखना, पॉलीमराइजेशन का एक ही हथियार है 5 प्राइम से 3 प्राइम। एक्सोन्यूक्लियस का 2 टाइप है, 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम। प्रूफ रीडिंग किसको बोलते हैं? 3 प्राइम से 5 प्राइम को बोलते हैं, और एक्सोन्यूक्लियस भी कह सकते हैं। और 5 प्राइम से 3 प्राइम को सिर्फ एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन पॉलीमराइजेशन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम में ही होता है, क्योंकि जो प्राइमर होता है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम में लगता है और इसको एक्सटेंड होता है करते हैं, तो हमेशा वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। किस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है? 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। इसीलिए यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस का जो हथियार आएगा, अब वो आएगा हमारा पॉलीमराइजेशन इन 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन। डन। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे, ये है हमारा 5 प्राइम, ये है हमारा 3 प्राइम। ये 3 प्राइम का मतलब क्या है मैं वो ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आने से तुरंत बोलना। क्लास से डाउट लेके जाना अपने घर एक पाप होता है मेरे हिसाब से। हाँ, आपने पहले वाले क्लासेस नहीं देखे, कुछ प्रॉब्लम है तो वो छोड़ देना, बाद में क्लासेस देख लेना। मैं ये 3 प्राइम ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। 3 प्राइम OH H बेस फॉस्फेट O बेस फॉस्फेट। मैंने यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों बेसिस बना दिया है। ये देखिए, ये हो गया हमारा, यहाँ पे भी फॉस्फेट है, सॉरी, ये हो गया हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जिसने ये लास्ट वाले को, लास्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसको ऊपर वाले से कनेक्ट किया है। लास्ट वाले का 3OH का मतलब क्या है? उसका 3 प्राइम OH फ्री है ना। अब ये क्या करेगा? इसका लोन पेयर अटैक करेगा किसके ऊपर? DNTP के ऊपर, उसको कन्वर्ट कर देगा DNMP में। इसी वजह से हमेशा पॉलीमराइजेशन होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम में। ये हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, आप चाहें तो मेरे पुराने क्लासेस देख लेंगे, DNA स्ट्रक्चर में भी मैंने यही बताया। तो इसके लिए सिंथेसिस यहीं से शुरू होगी, क्योंकि सिंथेसिस करने के लिए 3 प्राइम OH होना जरूरी है, जो कि एक DNTP क्या होता है वो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जो पहली बार आए हैं उनके लिए। OH बेस फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट, ये DNTP है। ये बेस हो गया N हमारा, ये हो गया डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये हो गया हमारा एक DNMP मोनोफॉस्फेट। और DNA और RNA में आपको पता है मोनोफॉस्फेट्स होते हैं। ये है एक हमारा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे ऊपर ये है हमारा एक न्यूक्लियोटाइड। तो RNA और DNA में न्यूक्लियोटाइड्स तो होते हैं, दे आर मोनोफॉस्फेट्स, लेकिन साइटोप्लाज्म में ट्राइफॉस्फेट्स होता है। तो ये ट्राइफॉस्फेट में से ये दोनों फॉस्फेट को मार के हटाया जाता है और इसको फिर ऐड करते हैं ग्रोइंग स्ट्रैंड में। इसको जो मार के हटाना है ये हमेशा 3 प्राइम OH का ये लोन पेयर करता है। ये लोन पेयर अटैक करेगा इस वाले फॉस्फेट पे जो साइटोप्लाज्म में फ्री घूम रहा है, यहाँ पे कट करके इसको हटा के भगा देगा और इसको यहाँ पे अटैच कर देगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे अटैच हो जाएगा और एक न्यूक्लियोटाइड। इसलिए हमेशा सिंथेसिस 3 प्राइम से 5 प्राइम यानी 3 प्राइम से स्टार्ट होता है, और प्रोसीड किस डायरेक्शन में करता है वो चेक करना है। प्रोसीड हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम में करता है, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे सिंथेसिस होगी, फिर नेक्स्ट आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आएगा, ऐसे प्रोसीड किस डायरेक्शन में हो रही? इस डायरेक्शन में, 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो देखिए उसने गैप को भर दिया, उसने गैप को भर दिया। देखिए किस डायरेक्शन में? 5 प्राइम से 3 प्राइम में गैप भर गया रेड वाले से, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम डेवलप करेगी जिसको बोलेंगे निक। निक, गैप अभी तक हो रहा था, अब आएगा निक। निक क्या है? निक लिख सकते हो, लिख लो। निक इज अ वेरी स्मॉल गैप इन द फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन। निक और गैप में डिफरेंस लिखो। निक इज अ वेरी स्मॉल गैप इन द फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन। और गैप क्या है? गैप इज द मेजर portion of DNA which is missing out. Gap is the major portion of nucleotides of DNA which is missing out. Nick is this very small gap in the phosphodiester backbone, phosphodiester bond या in the backbone of DNA. लिख लिया?
निक और गैप का डिफरेंस लिखा. What is nick? Nick is a very small gap in the backbone of DNA, simple. Yeah, in the phosphodiester bond of DNA. Whereas gap is a series of nucleotides. 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स जब मिस होते हैं उसको बोलते हैं गैप. अभी निक क्या है और ये कैसे रह गया वो चेक कर लेते हैं. अच्छा, उससे पहले अगर बाद में चेक कर लेंगे, पहले अभी मैं बता देती हूँ. निक रह जाता है तो भी पॉलीमराइजेशन होने के बाद. तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज ने अपने 2 हथियार यूज किए. पॉलीमराइजेशन इन 5 प्राइम से 3 प्राइम, एक्सोन्यूक्लियस इन 5 प्राइम से 3 प्राइम. दोनों एक ही डायरेक्शन में हुआ, लेकिन एक एक्सोन्यूक्लियस का काम किया गया और एक पॉलीमराइजेशन से. अब इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास कोई हथियार नहीं है, क्योंकि इसके बाद निक आ जाता है. क्या है अभी देखेंगे. निक को रिमूव करने के लिए डीएनए लाइगेज आता है. निक को रिमूव करने के लिए डीएनए लाइगेज आता है. डीएनए लाइगेज क्या करता है और निक क्या है वो देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे. यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? मैं जब तक डायग्राम बनाती हूँ मुझे बहुत सारे आंसर्स आ जाने चाहिए. जल्दी जल्दी जल्दी. मैं ये डायग्राम बना रही हूँ. हो गया ना? आंसर आ गया ना सबका? चलिए मैं निक बना रही हूँ, इसलिए मुझे टाइम दीजिए 2 मिनट. तब तक आप मुझे आंसर बोलते रहिए. शायद मेरे सर के पीछे चला जाएगा. चलिए यहाँ पे निक मैंने बनाया है. निक क्या है? चलिए मैंने क्या बोला, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जहां पे टूट जाता है थोड़ी देर के लिए उसको कहा जाता है निक. देखिए ये वाला एनलार्ज करके दिखाती हूँ. ये देखिए ये वाला, ये एंड क्या है? नाम दो जल्दी से. मैं रब कर देती हूँ, मेरे वजह से जो डॉट आ गया. मुझे बताओ वो एंड का नाम क्या है? 3 प्राइम है या 5 प्राइम है? फटाक से, टाइम वेस्ट नहीं करना है. जैसे सुनो मेरा क्वेश्चन आंसर दो. ये वाला जो ये एरो जो है, ये हेड, ये जो हेड है इसका डायरेक्शन क्या है? ये क्या है? ये है क्या? फटाफट फटाफट. 5 है या 3 है? 5 प्राइम है या 3 प्राइम है? फटाक से. इस रेड वाले का भी बताओ, इस ग्रे वाले का भी बताओ, दोनों का बताओ. जल्दी जल्दी. ये जो निक का मैंने जो हेड बनाया है ना वो क्या है, और मतलब आरएनए का है क्या? वो आरएनए का जो हेड है, सॉरी ये जो नया डीएनए बना है उसका जो ये एंड है उसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ओके सुमन, तो आप क्या बोल रहे हो? डीएनए का एंड ये 5 है और ये वाला 3 है. अगर ऐसा बोल रहे हो तो ये ठीक है. कौन एग्री कर रहा है, कौन डिसएग्री कर रहा है? तो ये आंसर करने के लिए आप बीच में एरो मत यूज करो. 5 प्राइम से 3 प्राइम लग रहा है, या ऐसा कर दो, ऐसा करो, ये 5 है ये कॉमा 3 है. 5 to 3 नहीं होगा अलका बेटा. 5 to 3 तब बोलते हैं जब कंटिन्यूटी रहती है. यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है, मैंने आपको बताया है गैप है छोटा सा. वही गैप क्या है हम समझेंगे. इसलिए आप ऐसा बोल सकते हो कि डीएनए का एंड है 5, कॉमा दे दो, फिर ये वाले डीएनए का है 3. पुराने वाले 3 का एंड है 5, नए वाले डीएनए का एंड है 3. नौशीन बेटा 5 कौन सा है? नए वाले का ना पुराने वाले का? नए वाले रेड है, पुराना वाला ग्रे है. आई सबको क्लियर है? मतलब सबके हेड में ये बात क्लियर है ना? चलिए फिर अब हम देखते हैं, ड्राइंग करते हैं इसका. ठीक है, ये जो नए वाला डीएनए है उसका 3 में बनाई हूं पहले, पुराने वाले डीएनए का 5 बनाई हूं पहले. देखो यहाँ पे देखो, ये जो नए वाला डीएनए है उसका ये बनाई हूं 3 प्राइम एंड OH फ्री है,
लास्ट वाला शुगर है, ये ऊपर वाले शुगर से, ये ऊपर वाला शुगर है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से अटैच्ड है। मतलब नए डीएनए का मैंने 2 शुगर बनाया है आपको दिखाने के लिए कि 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड कैसे होगा। ओके प्रिंसू, थैंक यू बेटा। लेकिन 5 to 3 नहीं बोलना, आप बोल देना 5,3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है, गैप आ गया है। अब देखो यहाँ पे, अभी पुराने वाले डीएनए का मैंने बनाया है, पुराने वाला डीएनए का इस एंड को 5 कहेंगे ना, इस एंड को 5 बोलेंगे ना, वो 5 ये है, यानी इस पॉइंट पे पहला न्यूक्लियोटाइड मैंने बनाया है, उसके बाद वाला न्यूक्लियोटाइड ये है, और यही कंटिन्यूटी में चलता रहेगा, है कि नहीं। तो ये नए डीएनए का 3 प्राइम एंड है, ये ओल्ड डीएनए का 5 प्राइम एंड है। अब जो भी काम हुआ है, ये जो नया डीएनए है ये किसने बनाया है, डीएनए पॉलीमरेज 1 ने बनाया है। डीएनए पॉलीमरेज 1 ने बेचारे ने अपना बना के चला गया, लेकिन वो इन दोनों को नहीं जोड़ सकता कि ये देखिए ये वाला एंड जो है ये तो हमारा क्या था, 3 प्राइम एंड था, है ना। इसने अटैक किया, इसने जोड़ा, काम चलता रह रहा है, पूरा बढ़िया से चल रहा है। लेकिन ये 3 प्राइम OH अब अटैक करके सिर्फ ला सकता है, लेकिन ये 3 प्राइम OH नए वाला जो है, मतलब उसके जस्ट बाद में जो है, उसके साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। 3 प्राइम OH सिर्फ अटैक करके ला सकता है, अटैक करके ला सकता है। अब इस बीच में कोई स्पेस ही बाकी नहीं है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और लाने की स्पेस नहीं है, यहाँ पे बस आ चुके हैं, मिल चुके हैं, उनको बस हाथ मिलाना है एक दूसरे से। ऐसा बोल सकते हो ट्रेन की 2 बोगियां हैं, उनके बीच में सिर्फ हमको, अब यहाँ से ट्रेन बना के आया, यहाँ से ट्रेन, यहाँ से ऑलरेडी ट्रेन बना हुआ था, यहाँ से ट्रेन बन के आया, तो यहाँ पे जो लास्ट वाला बोगी था वो ये वाले बोगी के बीच में कनेक्शन बिठाना है। हमें नया बोगी का मटेरियल ऐड नहीं करना है, नया बोगी का मटेरियल तो आसानी से ऐड हो जाएगा, लेकिन ये काम आसानी से नहीं होगा। तो कौन करेगा ये काम, ये काम करेगा डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ देगा और निक को बना देगा, गायब कर देगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा, जिस वजह से पूरा आरएनए पूरा डीएनए से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन है आए, आरएनएज H। 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, 5 प्राइम से 3 प्राइम कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं पे सिर्फ 5 प्राइम भी लिखा रहता है, तो आपको ये याद रखना है, पहला वाला लिखा रहता है, दूसरा वाला नहीं भी लिखा रहता है, आपको समझना है। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, सॉरी आरएनएज H आया सबसे पहले, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 1 का 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस आया, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज का 1 का 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी आया, उसके बाद आया डीएनए लाइगेज। क्या क्लियर है, क्या ये बातें क्लियर हैं आप लोगों को? आप क्लियर कीजिए इस बात को, जल्दी से मैसेज कीजिए, तब तक इसका डिटेल्ड हमें डिस्क्रिप्शन देखना होगा। जल्दी सभी को क्लियर है? यस सुमन, आई थिंक सबको क्लियर है, मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों की 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, तो 7 से 8 क्लास करने से बेटर है। अभी तो मंथ एंड था तो इसलिए मैं ज़्यादा करा रही थी, लेकिन मैं कल से 1 तारीख हो जाएगा, डोंट वरी, हम 7 से 8 ही क्लास करेंगे। जिनकी भी कॉलेज की क्लास या कोई और काम स्टार्ट होता है 8 बजे से, वो कर सकते हैं, डोंट वरी। आज लास्ट है, ठीक है, चलिए, ये तो था आरएनएज H और बाकी के काम। अब खाली डीएनए पॉलीमरेज 1 कैसे करता है वो भी चेक कर लेते हैं। ये प्राइमर था, इसको हटा दिया गया, है ना, प्राइमर को हटा दिया गया, डीएनए पॉलीमरेज 1 ने हटाया। उसके बाद देखो गैप को फिल किया गया, गैप फिल हो गया, कैसे फिल हो गया, 5 है, ये 3 है, 3 वाले जैसे ये प्राइमर को हटाया, डीएनए पॉलीमरेज 1 की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पहला नहीं हटा पाएगा लास्ट नहीं हटा पाएगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 सारे आरएनए को हटा देगा। देखिए इसने आरएनए को हटा दिया, इसकी वजह से गैप आ गया, ये गैप जो है ये पॉलीमराइजेशन डीएनए पॉलीमरेज 1 ने ही इसको फिल भी कर दिया, क्योंकि ये 5 है डीएनए का, ये 3 है डीएनए का, ये 3 से सिंथेसिस हो गई पूरा। लेकिन जो निक है वो रह गया जैसे पहले था, और उसको डीएनए लाइगेज 1 ने ठीक कर दिया।
और ये जो निक है ना, ये पहली बार में मतलब इसी वक्त नहीं आता है, ये निक हमेशा रहता है। देखो निक जो है वो हमेशा रहता है। नॉर्मल में भी अगर ये प्राइमर है, ये डीएनए है, ये प्राइमर है, ये डीएनए है, निक हमेशा रहता है। सिंथेसिस के टाइम में भी निक रहता है। वही सेम प्रॉब्लम ना, ये डीएनए का लास्ट न्यूक्लियोटाइड, ये आरएनए का पहला न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। तो प्रिंसू थैंक यू बेटा। तो इन दोनों के बीच में निक हमेशा रहता है, सिंथेसिस के टाइम में भी रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइमर हटाने की वजह से होता है, ऐसा कुछ नहीं है, निक हर जगह रहता है। तो देखिए यहाँ पे निक है, ये पहले की वजह से है, मतलब हमेशा देखो ना, आप खुद ही देखो, ये डीएनए है, ये आरएनए है, आरएनए ने 3 प्राइम एंड ने से डीएनए बना लिया। यहाँ पे पहला वाला पहले से आरएनए था, डीएनए बन चुका है। यहाँ पे निक आ गया, फिर आरएनए है, फिर निक आ गया यहाँ पे। इस तरह से निक पहले भी रहता है। निक बनाने के लिए हमें प्राइमर को हटाने की जरूरत नहीं, निक पहले भी रहता है। प्राइमर हटाने से वो निक की पोजीशन चेंज हो गई बस। देखिए यहाँ पे ये वाला निक जो पहले यहाँ था, अब ये प्राइमर हट गया। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। फिर इससे मैं अभी एक और नया कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी, नाम दूंगी नई चीज को। ये निक हटा, ये प्राइमर हटा दिया, पहले तो निक था ही, देखिए ये निक पहले से है, बस ये प्राइमर हट गया है बीच में से, ठीक है। अब ये क्या है, 5 प्राइम 3 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम। अब ये यहाँ से सिंथेसिस स्टार्ट हुई, गैप आ गया। पहले सिर्फ निक था, आरएनए हटाने की वजह से निक की जगह पे गैप आ गया। अब वो गैप को फिलअप कर करके जा रहे हैं। अब वो निक की जगह बदल गई बस, और कुछ नहीं। अब इस जगह पे निक को भरा जाएगा, दैट्स ऑल। इसी को बोलते हैं निक ट्रांसलेशन। नहीं, निक ट्रांसलेशन का मैं बाद में बताऊंगी। इतना समझ में आया? निक की पोजीशन बस चेंज हुई। आरएनएस एच से भी वही हुआ था, निक की पोजीशन चेंज हुई थी। आरएनएस एच में भी निक पहले से भी था, निक पहले से रहता है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है गैप भरने की वजह से। देखिए पहले यहाँ था, अब यहाँ पे आ गया, है कि नहीं? अब इसको भर देगा डीएनए लाइगेज। हमेशा याद रखेंगे, निक हमेशा भरा जाता है डीएनए लाइगेज के वजह से। कैसे अभी देखेंगे। पॉलीमराइजेशन हो या एक्सोन्यूक्लियस हो, ये सब के लिए हम 1 और 3 यूज कर सकते हैं, लेकिन निक हमेशा लाइगेज की वजह से भरा जाता है। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? अब थोड़ा ही बाकी है बस। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको ये बात क्लियर है? फटाफट मुझे आंसर कीजिए। क्या सबको ये बात क्लियर है? क्या सबको ये बात क्लियर है? ओके चलिए अब देख लेते हैं लाइगेज ये काम कैसे करता है। यहाँ पे देखिए ये हमारा लाइगेज है, एंजाइम, ठीक है। और ये एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है, और प्रोटीन का आपको पता है अमीनो टर्मिनल होता है और कार्बोक्सिल टर्मिनल होता है। तो एंजाइम यहाँ पे अमीनो टर्मिनल दिखाए गए हैं, यहाँ पे कार्बोक्सिल टर्मिनल है, क्योंकि प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से बनता है। अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल एंड और अमीनो एंड होता है। तो यही प्रोटीन यहाँ पे एंजाइम की तरह काम कर रहा है, जिसका अमीनो टर्मिनल है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, डीएनए लाइगेज के साथ में एटीपी को ऐड कराया जाता है। ये एटीपी है, देखिए, राइबोस, एडेनाइन और ट्राइफॉस्फेट। ये आर का मतलब है और 2 फॉस्फेट। एक बार बना देती हूँ। एटीपी क्या होता है? शुगर, एडेनाइन, ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज अवर एटीपी। जब एडेनाइन शुगर के साथ मिल जाता है तब उसको क्या बोलते हैं? एडिनोसाइन। तो ये हो गया हमारा एक एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ओके, थैंक यू अलका, थैंक यू नौशीन। चलो अब क्या होता है, ये हमारा समझ लीजिए डीएनए लाइगेज है, ये एटीपी है। एटीपी का
ये दोनों को हटा के इसको इसके साथ ऐसे बाइंड कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं एडिनाइलेशन। ठीक है, मैं अभी एनलार्ज करती हूँ। डीएनए लाइगेस NH2, यहाँ तक डीएनए लाइगेस है। राइबोस, ये वाला राइबोस, एडेनाइन, 3 फॉस्फेट, 1 फॉस्फेट, आर का मतलब होता है बाकी के 2 फॉस्फेट। आर हट गया, 1 फॉस्फेट रह गया जिसको NH2 के साथ लगा दिया। ये हो गया हमारा डीएनए लाइगेस। और एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, 3 फॉस्फेट। एएमपी क्या होता है? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, है ना। तो यहाँ पे एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट लगा है, मतलब 1 एडेनाइन, 1 राइबोस, 1 फॉस्फेट। ये कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है एंजाइम एएमपी। ठीक है, अब ये एंजाइम एएमपी यहाँ पे आएगा, कहाँ पे? जहाँ पे हमारा निक है। यहाँ पे निक को बड़ा सा दिखाया गया, ये गैप नहीं है, ये निक है। निक कैसे होता है, कहाँ पे होता है, देख लेते हैं अभी पहले जाके फिर से। निक कैसा है, देखिए यहाँ पे ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। निक क्या होता है? 5 प्राइम, 3 प्राइम, और फिर उसके बाद 5 प्राइम, 3 प्राइम। ये निक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन दोनों शुगर के बीच में नहीं बना है, ना इस शुगर के बीच में ना इस शुगर के बीच में। मैं एनलार्ज करके दिखाती हूँ। हाँ, ये देखो 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं है, निक नहीं है। इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जेनेटिक्स देखते हैं, करेंगे। अभी मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक सीरीज ही सोचा है खत्म करने के लिए, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिपेयर, रिकॉम्बिनेशन, पैकेजिंग। मैंने पैटर्न्स के बारे में पहले बहुत बार बात किया। ये अगर आप खत्म कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन, और डीएनए स्ट्रक्चर, आरएनए स्ट्रक्चर जो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, 10 से 15 क्वेश्चन टैप पॉकेट में आपके। तो मेरी क्लासेस अगर आपने सुन ली सारी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे साथ प्रैक्टिस कर लिए जो होंगे, 10 जुलाई के अंदर में ये सब खत्म हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी टाइम टेबल बना के दे दिया है। आपने अगर मेरी सारी क्लासेस सुन ली और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिया, इतना काफ़ी है। 15 क्वेश्चन मैं गारंटी देती हूँ आपके पॉकेट में होगा। आप गलती कर ही नहीं सकते 15 क्वेश्चन में। गलती होने का चांस कब होता है? जब छूटता है कुछ। मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। वॉटसन और लेनिंजर का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो यहाँ पे नहीं बोला गया है। तो आप अगर ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे तो हो जाएगा। पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये पोर्शन खत्म कर लेते हैं। मैक्सिमम जुलाई लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पूरा खत्म होने में, फिर हम शुरू कर देंगे। ठीक है। हाँ, ये कॉम्प्लिकेट बेटा, कॉम्प्लिकेटेड तो लगता है, सब ही लगता है, करना पड़ेगा हमको। ये मेरी गारंटी है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे साथ प्रैक्टिस कर लिए, 15 क्वेश्चन आपके गलत होने के चांस ही नहीं है। दिमाग थोड़ा सा यूज करना है। ये भी नहीं मैं बोल रही हूँ कि आपको इसके बाद बुक पढ़ने की जरूरत है, बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरा क्लास सुन लिया, उससे नोट बना लिया, एक बार बुक को ओवरऑल चेक कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, काफी है। फिर इसके बाद होगा तो जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, सब करेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है। ये एक्चुअली मेरे को एक्चुअली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी ये सब पसंद है, तो हम यही सब पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, चलिए। निक तो समझ में आया ना? निक तो पता है, याद है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले स्लाइड में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेटा सब हल्का करेंगे, जेनेटिक्स ही करेंगे इसके बाद। मुझे जेनेटिक्स बहुत पसंद है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले पुराना वाला देख लेते हैं। निक क्या है? 5 प्राइम से 3 प्राइम और 5 प्राइम से 3 प्राइम के बीच का गैप, मतलब 3 और 5 के बीच का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का गैप, है ना। यहाँ पे देखिए वही चीज है। ये 5 प्राइम, ये 3 है, ये 5 है। नौशीन थैंक यू बेटा। देखिए 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये 3 है, ये 5 है, ये गैप ये निक है। ठीक है, निक है। तो ये 5 प्राइम है ना, 5 प्राइम का फॉस्फेट यहाँ दिखाया गया, बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ये हमें बस निक दिखाया जा रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमको सिर्फ निक दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब आया हमारा डीएनए लाइगेस। ये हमारा डीएनए लाइगेस था जिसको हमने एडिनाइलेशन कर दिया है। डीएनए लाइगेस यहाँ आ गया। ये बस हमें डीएनए दिखाया जा रहा है और कुछ नहीं दिखाया जा रहा है, निक दिखाया जा रहा है। अब देखिए इस एंजाइम के पास क्या है? एक फॉस्फेट है, एक राइबोज है, एक एडेनाइन है, और अपना फुल बॉडी है। ये क्या करेगा? ये अपनी बॉडी को रखेगा और ये राइबोज और एडेनाइन ये फॉस्फेट को ये फॉस्फेट को ट्रांसफर कर देगा। कहाँ पे? इसको दे देगा। देखिए यहाँ पे पहले से 5 प्राइम फॉस्फेट था जो हमारे डीएनए का था, एंजाइम का फॉस्फेट भी ऐड हो गया। ठीक है,
अब क्या होगा, जो 3 प्राइम हमारा डीएनए का OH था, आपको पता है उसका काम ही है 3 प्राइम OH का पी पे अटैक करना। देखिए इसने पी पे अटैक किया, ये बॉन्ड टूट गया, इसकी वजह से ये वाला राइबोज एडेनाइन, ये वाला, ये पूरा पोर्शन उसने ट्रांसफर कर दिया, ये पूरा, है ना। अब ये OH ने अटैक किया इसके ऊपर, ये पूरे पोर्शन को काट के हटा दिया। अब देखिए अटैक करने की वजह से ये जुड़ गए ना, जुड़ गया, सील्ड डीएनए। ठीक है, ठीक है, सबको ये क्लियर हुआ? ये स्लाइड सबकी क्लियर है? ये स्लाइड सबकी क्लियर है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। यही काम नहीं हो पा रहा था पहले ये OH और ये 5 प्राइम का फॉस्फेट जो मैंने ड्रॉ किया था, ये दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बन पा रहा था। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपको पता है तभी बनता है जब OH अटैक करता है और फॉस्फेट को हटाता है। OH क्या करता है, देखिए नॉर्मली OH क्या करता है, नॉर्मली OH क्या करता है, मैंने बनाया था ना, छोड़िए। नॉर्मली OH क्या करता है, 3 प्राइम का OH फॉस्फोट्राई जो 3 फॉस्फेट जो होते हैं ना, उसको अटैक करके ऐड कर पाता है। वही यहाँ पे हो गया, हमने उसको उल्लू बना दिया कि देख भाई तेरे पास तो है अटैक करने के लिए, तू अटैक कर। यहाँ पे बल्कि 3 नहीं है 2 है, तो भी वो यही काम करता है, अटैक कर देता है और हो जाता है। अच्छा सुमन देखो, ये हमारा एंजाइम हो गया, इसके साथ में एक ATP ऐड कराया गया, इसको रिएक्शन को ATP दिया गया। ATP क्या होता है, एडेनाइन राइबोज 3 फॉस्फेट। ये 2 फॉस्फेट हट गए, एक फॉस्फेट रह गया। तो ATP से जब एक फॉस्फेट ही रह जाता है उसको बोलते हैं एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, जब ATP से 2 फॉस्फेट हट जाते हैं उसको एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट कहते हैं। तो इस एंजाइम के साथ में ATP आया, लेकिन ATP ने अपने 2 फॉस्फेट हटा दिए और अपने एक फॉस्फेट के साथ जाके वो इसके साथ बाइंड कर गया। तो ये एंजाइम की मेन बॉडी हुई, ये हो गया हमारा AMP मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट राइबोज एडेनाइन। ठीक है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, इसको बोलेंगे एंजाइम AMP कॉम्प्लेक्स या DNA लाइगेज AMP कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे निक दिखाया गया है। निक क्या है वो एक बार देख लेते हैं, पुराना वाला स्लाइड। यहाँ पे देखिए ये निक क्या है, ये क्या है 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये क्या है 5, ये तो आप ही लोगों ने मुझे आंसर किया ना, अभी किया। 5 प्राइम से 3 प्राइम, यहाँ का शुगर का 3 प्राइम OH, ये है 5 प्राइम से 3 प्राइम, इसका फॉस्फेट। इन दोनों के बीच में इसका फॉस्फेट, इसका OH, यही निक है। इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बन पा रहा है ना, वही यहाँ पे दिखाया गया है। क्योंकि ये क्या है, ये 5 प्राइम है तो फॉस्फेट रहेगा ना फ्री, ये क्या है 3 प्राइम, तो क्या होगा OH होगा ना फ्री। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर वही तो है, 3 है ये 5 है उसका फॉस्फेट, ये 5 है ये 3 है उसका OH। ठीक है, अब ये निक हो गया। अब इस निक को कैसे भरा जाए, ये क्या करेगा एंजाइम, अपना जो AMP हमने उसको दिया उस AMP को यहाँ पे ऐड करा देगा। तो देखिए पहले सिर्फ एक फॉस्फेट था, अब और एक फॉस्फेट है, राइबोज है एडेनाइन। एंजाइम खाली हो गया उसका मेन बॉडी, उसने एक और राइबोज और एडेनाइन ऐड कर दिया। अब जो OH है वो आसानी से काम करेगा, क्योंकि OH का काम क्या है, एक से ज्यादा फॉस्फेट जैसे उसको मिलता है कि वो बाकी फॉस्फेट्स को काट के हटा देता है, एक फॉस्फेट को रखे रहता है और उसको आके जोड़ देता है ना। हमारा 3 प्राइम OH क्या करता है, यही ना करता है। 3 प्राइम OH क्या करता है, अगर ये हमारा एक DNTP है, यहाँ पे 3 प्राइम OH है, ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, इन दोनों को हटाएगा और इसको अपने साथ ऐड करके DNA सिंथेसिस को आगे बढ़ाएगा। अब ये फॉस्फेट इस OH के साथ मिल जाएंगे, यही ना होता है हमेशा, है ना, वही हो रहा है यहाँ पे। देखिए जैसे एक्स्ट्रा फॉस्फेट मिला OH रेडी हो गया। ठीक है, अब मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। पहले तुम्हारे पास सिर्फ एक फॉस्फेट था, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तुम्हारे पास 2 फॉस्फेट है तो मैं एक फॉस्फेट को तोड़ के हटाऊंगा, जो मेरा काम है
नॉर्मली मैं 3 फॉस्फेट में से 2 को हटाता हूँ, लेकिन ठीक है तुम्हारे पास 2 ही है तो मैं तुमसे भी एक को हटाने का काम कर सकता हूँ। उसने 1 को हटाया, यहाँ पे इस फॉस्फेट पर अटैक किया, इसको हटा दिया, ये पूरे स्ट्रक्चर को हटा दिया। इस वजह से इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया। बस यही तो है। हाँ बेटा सुमन, मैं भी आंसर करूंगी, पहले मुझे तुम लोग आंसर करो। हो गया? नीक भर गया। नीक भर गया सबका? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। आज भी अब खत्म नहीं हो पाएगी, अब मेरे को बंद करना पड़ेगा। हो गया? मेरी और एक क्लास है तो अभी हो गया। अलका, सुमन, ठीक है, ओके। हाँ सुमन बेटा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिजिक्स और मैथ्स से फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आता है, आपको बाय लाइफ साइंस से ही आएगा। बट सेक्शन ए जो होता है उसमें थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो चेक कर लीजिए। उसमें मैंने बताया है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए में आपको पता है 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 में से 15 करना होता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत मैथ्स आता है, 20 क्वेश्चन सेक्शन ए। बी में आता है और सी में जो क्वेश्चन आते हैं ये सिर्फ लाइफ साइंस के होते हैं, आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। सी में अगर आपने चैप्टर समझ लिया, सी का बहुत सारे क्वेश्चन बेड़ा पार। अगर आपको चैप्टर याद है तो बी का बेड़ा पार होगा। तो क्यों हम याद करने वाली चीज को काट दें और सी को हाँ बोल दें? सी को पास करने के लिए आपको समझना पड़ेगा, बी को पास करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखने की चीज को कम करेंगे, सी के चीज को ज्यादा फॉलो करेंगे। तो सी में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, बी में कम करेंगे, और ए अगर मैथ स्ट्रांग है तो करेंगे, नहीं तो फिर ए में भी कम करेंगे। सी पे फोकस करना है हमको। तो सी के फोकस करने के लिए समझना जरूरी है, बस याद नहीं रखना है। समझ लिया, भूल गए कोई बात नहीं, क्वेश्चन जब आएगा वो समझा हुआ याद आएगा, हो जाएगा, ठीक है। मैंने सेक्शन ए में क्या क्वेश्चन आएंगे उसका वीडियो एक अपलोड किया है, आप मेरा प्ले लिस्ट देख लीजिए, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा प्ले लिस्ट है, उसमें पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन सेक्शन ए है। फिर पैटर्न ही पूरा है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, पूरे सिलेबस में से मैंने बता दिया है। और वो पैटर्न अगर आपने फॉलो कर लिया आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। क्या आएगा क्या नहीं आएगा उस पर भी फोकस करना है हमको, ठीक है। कितने मार्क का आएगा, ठीक है। चलिए अब फिर से कल, और क्या, फिर कल इलॉन्ग मैंने इनिशिएशन आज रखा था इकोलाई का, इक्वेट का नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कल करेंगे। कल फिर इसमें हम टर्मिनेशन छूट गया हमारा, टर्मिनेशन करना है, 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करना है, और कल फिर आगे हम बढ़ेंगे यूकैरियोट्स में, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। हाँ, कल मेरी ऐप पे क्लास होगी 5 बजे, वहाँ पे टाइट्रेशन कर्व हम पढ़ रहे हैं अमीनो एसिड्स का, मतलब प्रोटीन्स का, ठीक है। आप वहाँ भी आ जाइएगा, मेरा कोड यूज़ करके आप ऐप डाउनलोड किए, मेरे क्लासेस को अनलॉक कीजिए, पुराने अमीनो एसिड्स के जो क्लासेस है उसको देख लीजिए, ताकि कल टाइट्रेशन कर्व आप आसानी से पढ़ सकें। प्रोटीन वहाँ पे, ठीक है। मेरा कोड शेल